अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वन बाय वन, पार्ट बाय पार्ट। तो आज सबसे पहले ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिस पहले पार्ट की या ऑर्गन की हम बात करने वाले हैं, दैट इज टेस्टिस। नाउ ये बात हम कल भी कह चुके हैं कि जो टेस्टिस हैं, दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो डायरेक्टली गैमीट्स बनाने में इंपॉर्टेंट है, या जो डायरेक्टली गैमीट्स बनाते हैं। स्पर्म्स अगर बनाता है तो वो कौन बनाता है? मेल में वो बनाते हैं टेस्टिस। और इसके अलावा ये टेस्टोस्टेरोन भी बनाते हैं। सो दे आर सिक्रीटिंग, दे फॉर्म द स्पर्म्स एंड दे ऑल्सो सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आपको पता होगा, ये वो हार्मोन है जो मेल सेक्स स्ट्रक्चर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को जन्म देता है। नाउ टेस्टिस के बारे में मैं आपको पहले ये बताऊं, इसका शेप एंड साइज देखो। दीज आर ओवल पिंकिश स्ट्रक्चर्स which are smooth, which are soft, right? Which are soft rather, I can say. Oval pinkish structures which are soft. Now, इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इसके बारे में आपको याद रखनी है, that is they are extra abdominal. They are extra abdominal. जैसा हमने कल देखा, जो टेस्टिस थे, they were in the scrotum, they were not in the abdomen. Yesterday we discussed about that. मैंने कहा कि अगर ये एब्डोमेन में होते तो इसका टेम्परेचर जो टेस्टिस का होता वो 37 डिग्री सेल्सियस होता, हमारी बॉडी टेम्परेचर के आसपास। मगर मैंने पहले भी कहा या कल भी कहा कि अगर हमारे टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। इसीलिए उनको स्क्रोटम में रखा गया है जो एब्डोमेन से बाहर है, सो दैट वो उसका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम कर देता है। राइट, ओके। सो ये हम अभी पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल दे आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द एब्डोमेन। अगर साइज की बात की जाए, इफ वी टॉक अबाउट द साइज, तो एवरी टेस्टिस इज अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, राइट? सॉरी, इट इज 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही कहा दे आर ओवल, और ओवल में आप रेडियस नहीं बोलते, लेंथ होती है। और अगर हम देखेंगे तो ये 2 से 3 सेंटीमीटर तक होता है वाइड, एंड इट इज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर थिक। थिकनेस क्या होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। विड्थ क्या होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। एंड लेंथ क्या होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर। नाउ दे वे about 12 grams, right? Okay. Now there is a pair of testes in every particular human being which are oval pinkish structures, okay? And मैंने पहले ही कहा they are a pair, यानी 2 होते हैं, right? 2 testes in every male. Now जहां तक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल की बात आती है, हर किसी मैमल में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल नहीं होते हैं टेस्टिस। क्या कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके टेस्टिस होंगे विद इन द पर्टिकुलर एब्डोमिनल सैक या विद इन द एब्डोमेन, यानी अलग से स्क्रोटम नहीं होगा? यस, देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स जिनके पास, यानी सम एनिमल्स आर देयर, पर्टिकुलरली सम मैमल्स की बात करेंगे, विच हैव एब्डोमिनल टेस्टिस, यानी टेस्टिस आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन परमानेंटली। उनके पास परमानेंटली ये होगा, टेस्टिस होंगे इन द एब्डोमेन, वहां पर स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक की कोई जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट द एलिफेंट, इफ वी टॉक अबाउट द पर्टिकुलर वेल इज अ मैमल, सो उसमें भी जो स्पर्म्स बनाने वाला टेस्टिस होता है, दैट इज नॉट एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, दैट इज प्रेजेंट इन द एब्डोमेन because their body temperature is optimum for spermatogenesis. अच्छा, now some animals, ब्रैकेट में जनरली सीजनल ब्रीडर्स जो होते हैं मैमल्स में,
उनमें क्या होता है, दे डिसेंड देयर स्क्रोटम, sorry, they descend their testes into the scrotum temporarily for the breeding season. Descend testes into the scrotum temporarily during breeding season. यानी इनमें क्या होता है, स्क्रोटम इज देयर, ब्रीडिंग सीजन स्क्रोटम इज देयर, लेकिन उसमें टेस्टिस जो है वो परमानेंटली नहीं है, यानी टेस्टिस आर नॉट परमानेंटली इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम इज अवेलेबल, मगर जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो टेस्टिस जाते हैं इनटू द स्क्रोटम, डिसेंड हो जाते हैं, और जब ब्रीडिंग सीजन खत्म हो जाता है टेस्टिस आर असेंडिंग इनटू द पर्टिकुलर एब्डोमेन अगेन, ये दे असेंड इनटू द एब्डोमेन अगेन, वो वापस एब्डोमेन में चले जाते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल देयर इज ऑटर, देयर इज ऑटर जिसमें आप ये तरह का देखते हो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस आर seen in the human beings and some other mammals. Some mammals are there who do not have any scrotum at all, and some are there who have scrotum but they descend the testes into the scrotum temporarily during the breeding season only. Okay, now अगर humans की बात करेंगे तो humans में भी या जिसमें भी scrotum या scrotal sac होता है, किसी भी organism में testes develop नहीं होते हैं in the scrotum. स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस डेवलप नहीं हुए हैं, टेस्टिस डेवलप हुए हैं बिटवीन 12th rib pair and vertebral column. Vertebral column between 12th rib pair and vertebral column, यानी इसका मतलब एब्डोमेन में 12th rib pair और एब्डोमेन के बीच में, यानी वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, एब्डोमेन में डेवलप हुए हैं टेस्टिस. कब? ड्यूरिंग द फीटल स्टेज. कब हुए हैं? जब ये एम्ब्रियो, जब ये ऑर्गन, जब ये ह्यूमन बीइंग, जब ये मेल मां की कोख में ही था. अब ये मां की कोख में ही था तो इसके टेस्टिस डेवलप हो गए. कहां पर डेवलप हो गए? बिटवीन द 12th rib pair एंड वर्टिब्रल कॉलम. उसके बाद धीरे धीरे ये डिसेंड हो जाएंगे इनटू द स्क्रोटम, फिर ये भेजे जाएंगे इनटू द स्क्रोटम. और कब? देन दे डिसेंड इनटू द स्क्रोटम ड्यूरिंग 7th month. जब बच्चा मां की कोख में 7th month कंप्लीट कर देता है तो उस दौरान ये टेस्टिस जो है ये डेवलप होकर तैयार हो चुके हैं. उसके बाद ये जाएंगे डिसेंड इनटू द स्क्रोटम. सो इसका मतलब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस आर देयर व्हिच आर इन द स्क्रोटम, जो आपको दिखाया गया था डायग्राम में लास्ट टाइम. मगर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ये हमेशा नहीं होते, डेवलप ये होते हैं विद इन द एब्डोमेन, 12th rib और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में. उसके बाद ये डिसेंड होते हैं स्क्रोटम में. कब? 7th month ऑफ द गेस्टेशन पीरियड में, राइट. सो ये ओवरव्यू है टेस्टिस का. Now let's talk about the structure. Testis is generally made up of 3 main coverings, और बायोलॉजी में coverings को बोलते हैं tunics. So I can say that human male testes are made up of 3 tunics or 3 coverings. One is tunica albuginea. Second one is tunica vasculosa, and third one is tunica vaginalis. Clear? Now let's see all these tunics and the overall structure of the particular testes, and then we will see more details of it. I told you that testis is oval, right? ये oval structure है. तो साथ साथ में हम ट्यूनिक्स का नाम लिखते जाएंगे. ये जो मेन टेस्टिस का स्ट्रक्चर है ये बना होता है एक कवरिंग का जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. अभी हमने उसका नाम लिखा था ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. सो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इज द कवरिंग जिसका मेन टेस्टिस बना होता है. एक तो उसका वॉल बना है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से, दूसरा उसके छोटे छोटे सेप्टा बने हैं. सेप्टा का मतलब 2 रूम्स के बीच का पर्दा, 2
सेगमेंट्स के बीच का पर्दा, राइट, हार्ट के चैम्बर्स के बीच का पर्दा, जहां पर भी बायोलॉजी में पर्दा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सेप्टम। नाउ दीज सेप्टा आर मेड अप ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ओके, नाउ इसके अलावा ये पूरा मेन वॉल ऑफ द टेस्टिस बनाएगा। उसके अलावा आगे की तरफ जो अधूरा एक वॉल है, अधूरा एक दीवार है, उसको बनाएगा एंड उसका नाम भी होगा, उसका नाम है मेडिएस्टिनम। लेट मी लेबल इट हियर, इट इज मेडिएस्टिनम, राइट। सो मेडिएस्टिनम, सेप्टा एंड द मेन वॉल ऑफ द पर्टिकुलर टेस्टिस, ये किसका बना होता है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का। But let's see the nature of tunica albuginea. What is tunica albuginea? Tunica albuginea is the white fibrous connective tissue. Connective tissue 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स। उसमें आप एक टिश्यू पढ़ते हो दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, राइट। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में एक होता है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बना होता है कोलेजनस फाइबर्स का, कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू, यानी कोलेजन फाइबर्स का बना होता है कोलेजनस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। It's inelastic and it is the particular type of dense connective tissue जो tunica albuginea है। So this is the nature of tunica albuginea. Now tunica albuginea का nature आपने देखा, ये भी देखा कि उसने फॉर एग्जांपल टेस्टिस के मेडिएस्टिनम को बनाया और उसने सेप्टा को बनाया। मगर क्या यहां पर यह नहीं हुआ है कि टेस्टिस छोटे छोटे कॉलम्स और रूम्स में डिवाइड हुआ? यस। So testis has been divided into columns. These columns are called as testicular lobules. These are called shabash. Testicular lobules. How many testicular lobules are there? 250 approximately. एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो इनको बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? सेप्टा और सेप्टा, मेडिएस्टिनम, all these structures are made by tunica albuginea. Now, अभी तक ये ट्यूनिक की बात हो रही थी। Now there is one more thing. In every testicular lobule, that means overall 250 testicular lobules are there. In every testicular lobule, there are highly coiled structures. These highly coiled structures are called as seminiferous tubules. उनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे। सेप्टा को मैं यहां लिखूंगा और यहां पर लिखा जाएगा seminiferous tubules. Seminiferous tubules, right? Now how many seminiferous tubules are there? There can be 1, 2 or 3 per lobule. एक lobule में 1, 2 या 3 seminiferous tubules हो सकते हैं। Clear? So similarly, this will be having 1, 2 or 3 seminiferous tubules. Let me draw 2 seminiferous tubules in this very lobule. In this lobule, there can be 1, 2 or 3 seminiferous tubules. In this also, 1, 2 or 3 seminiferous tubules. In this also, 1, 2 or 3 seminiferous tubules. मगर इन seminiferous tubules की एक खासियत आपको दिख रही होगी, जो आप जज कर पा रहे होंगे कि seminiferous tubules पहले तो highly coiled होते हैं, लेकिन जब वो मेडिएस्टिनम की तरफ जाते हैं तो वो स्ट्रेट हो जाते हैं। नाउ फाइनली यहां पर जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बने, ये बाद में एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 20 to 30, सॉरी, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 20 to 30 शॉर्ट दीज डक्ट्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ज्वाइन हो गए, 20 to 30 स्मॉल डक्ट्स बन गए, स्ट्रेट डक्ट्स, एंड इनका नाम है ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या नाम है इनका? ट्यूबुलाई रेक्टाई। चलो यहां लिखते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। नाउ ट्यूबुलाई रेक्टाई फर्दर divides into a network like structure. It forms a network like structure. एक थिक नेटवर्क बन जाता है और इस नेटवर्क का नाम पड़ जाता है
रीटी टेस्टिस, रीटी testis, and from the rete testis there arise small, shorter and straight branch या जिनको बोलेंगे डक्ट्स, और इन डक्ट्स का नाम पड़ जाता है वासा इफरेंशिया। याद करो कुछ नाम हमने इससे पहले लिखे हैं जब हमने एसेसरी डक्ट्स का नाम लिखा था, वासा इफरेंशिया लास्ट वीडियो में हमने देखा था। ना वासा इफरेंशिया finally opens into a highly coiled structure. जो पहले तो बहुत हाईली कॉइल्ड होता है, बाद में वो भी स्ट्रेट हो जाता है, एंड दिस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस। राइट, इसको मैं थोड़ा सा कवर कर लूंगा सो दैट एपिडिडाइमिस आपको अलग दिखे। ये है एपिडिडाइमिस। ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एवरी लोब्यूल हैज 1, 2 और 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब हम इस टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्लोज कर देते हैं। ओके, now every lobule has 1, 2 or 3 seminiferous tubules. Now seminiferous tubules join to form 20 to 30 small ducts called as tubular recti. They open into a network like structure called as rete testis, which then emerges the vasa efferentia, small ducts. Okay, and those ducts open into the this epididymis. Now epididymis also has 3 main parts, 3 main regions. One is the head of epididymis, top area of the epididymis, highly coiled. It's called as caput epididymis. Epididymis. Now there is the body of epididymis. Initially it is very coiled structure, and then particularly it becomes straight, and it's called as corpus epididymis. Corpus epididymis, or we call it body. And last part, it is the cauda or tail, cauda epididymis, or we call it a tail. From the tail of epididymis, there emerge a duct called as vasa differentia. So यहाँ से vas differens निकलता है। vas differens कहां से निकलता है? टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर होता है, लंबा स्ट्रक्चर होता है, बट इट इज हाईली कॉइल्ड। ये इतना होता है, इट इज अबाउट 8 meters, इट इज अबाउट 6 meters लॉन्ग, बट इट्स हाईली कॉइल्ड। वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। पर फिलहाल मैंने आपसे कहा ट्यूनिका एल्बुजिनिया पहली कवरिंग जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, एंड बुक्स राइट दैट इट इज ब्लूइश आल्सो, इट इज ब्लूइश व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, राइट। मगर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक कवरिंग, इसने मेन टेस्टिस का कवरिंग बनाया, इसने सेप्टा बनाए, इसने मीडियास्टिनम बनाया, और इसी ने टेस्टिस को डिवाइड किया इनटू 250 लॉब्यूल्स। जनरली बुक्स लिखती हैं 200 to 300 लॉब्यूल्स, सो हमने एवरेज लिखा 250 लॉब्यूल्स, ये भी कुछ बुक्स लिखती है। नाउ एवरी लॉब्यूल इज हैविंग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हाउ मेनी? 1, 2 or 3. Now all these lobules are having 1, 2 or 3 seminiferous tubules, and all these seminiferous tubules they join to form 20 to 30 ducts called as tubular recti, which then open into the rete testis, a network, and then there are vasa efferentia, then epididymis. ये तो हो गया duct system. Okay, it is intratesticular duct system, यानी testis के अंदर का duct system. Clear? Now we will see one more thing. We will see where is the tunica vaginalis and tunica vasculosa present. Clear? उसके लिए मुझे थोड़ी सी लेबलिंग रब करनी पड़ेगी। Clear? Now let me draw the new tunica vaginalis. Tunica vaginalis. Is the board visible to you? Now second is tunica vaginalis. Tunica vaginalis is the bag-like structure. Bag-like structure located on one side of the testes. Located on one side of testes. Now let's see कहां पर। इसको ग्रीन से बनाते हैं so that ये अलग दिखे। देखो यहां पर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है,
इस बैग में दो चीजें हैं, एक तो इसके दो मेम्ब्रेन्स, वन इज इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, और इनके बीच में फ्लूइड है। इनके बीच में क्या है शाबाश? फ्लूइड है। क्लियर? नाउ एक कवरिंग ऐसी है, इसका एक मेम्ब्रेन ऐसा है जो, अच्छा ये भी कनेक्टिव टिश्यू का ही बना है, इसका एक मेम्ब्रेन ऐसा है जो टेस्टिकल के बिल्कुल नजदीक है, इसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम, PERITONIUM। एंड इसका दूसरा जो मेम्ब्रेन है वो इससे थोड़ा दूर है, बाहर की तरफ है, इसको बोलते हैं पैराइटल पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम। एंड इन दोनों के बीच में देयर इज अ पर्टिकुलर फ्लूइड कॉल्ड एज सीलोमिक फ्लूइड, सीलोमिक फ्लूइड। ओके, नाउ इसका काम क्या है? देखो, सबसे पहले इट गिव्स शॉक एब्जॉर्प्शन, ये टेस्टिस को शॉक से, मैकेनिकल इंजरी से, शॉक से बचाता है। क्लियर? नाउ ये तो हो गए दो ट्यूनिक्स। वेयर इज द थर्ड ट्यूनिक? ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। वेयर इज ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा? वैस्क्यूलोसा का मतलब ही है इट प्रोवाइड्स द वैस्कुलर सप्लाई, ब्लड सप्लाई। नाउ इट इज लाइनिंग द टेस्टिस। बात अच्छे से सुनना, अगर समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके सुनना। मैंने कहा इट इज लाइनिंग द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इनर टू ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ब्राउन कलर का जो मैं बना रहा हूं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर से ये टेस्टिस को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। नाउ इसका काम क्या है? इट प्रोवाइड्स द ब्लड सप्लाई, इट इज रिच इन ब्लड कैपिलरीज, इट प्रोवाइड्स ब्लड सप्लाई to the particular testicle. Clear? Okay. Now, अगर यहां तक क्लियर हुआ हो, I will now show you the cross section of every testicular lobule. Therefore, we will say how the particular seminiferous tubules are located. Clear? Now, for example, this is one testicular lobule, right? It's one testicular lobule. It will have one, two और इवन थ्री सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये क्रॉस सेक्शन है, इसलिए आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन दिखेगा। नाउ दिस इज द टेस्टिकुलर लॉब्यूल, एंड टेस्टिकुलर लॉब्यूल के बाउंड्रीज किसकी बनी है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया की। एंड नाउ दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नाउ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग होती है, कवरिंग होती है, वो किस चीज की बनी है? इट्स अ टाइप ऑफ एपिथेलियम जो आप 11th में या 9th में पढ़ते हो, a type of epithelium which we call as germinal epithelium, lined by germinal epithelium. That's a special epithelium, germinal epithelium. It's made up of cuboidal cells, but at certain places यहां पर डिफरेंट एक पॉलीहेड्रल सेल आपको दिखेगी, जो पॉलीहेड्रल इन आउटलाइन है। इट्स पॉलीहेड्रल इन आउटलाइन, राइट, यानी पॉलीगोनल इन आउटलाइन। और ये जो सेल्स, ये अलग से दिखने वाली सेल्स हैं, इनका नाम है SERTOLI, सर्टोलाई सेल्स। क्या नाम है इनका? सर्टोलाई सेल्स। जो बाकी जर्मिनल एपिथेलियम की पूरी सेल है, यानी जर्मिनल एपिथेलियम की जो बाकी क्यूबॉइडल सेल्स हैं, उन सेल्स के बारे में आपको बता दूं, जो अदर सेल्स ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम है विच आर क्यूबॉइडल इन शेप, दीज सेल्स आर एक्चुअली जिनसे स्पर्म्स बनने हैं, और इनका नाम है प्राइमरी जर्म सेल्स। इनका नाम क्या है? प्राइमरी जर्म सेल्स। जब प्राइमरी जर्म सेल्स ही डिवाइड करेंगी तो मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स बनेंगी, और उन्हीं में से जो न्यूमरस सेल्स हैं वही कन्वर्ट हो जाएंगी इनटू द स्पर्म्स लेटर ऑन। कैसे, वो हम देखने वाले हैं, मगर फिलहाल मैं आपको बता दूंगा ये प्राइमरी जर्म सेल्स, दीज आर एक्चुअली द प्रिकर्सर्स ऑफ स्पर्म्स। मगर ये जो सर्टोलाई सेल्स हैं, दे आर कॉल्ड एज नर्स सेल्स बिकॉज दे आर गोना नर्स द न्यूली डेवलपिंग, और द डेवलपिंग स्पर्म्स, ये उनको नरिश करेंगे, इसीलिए सर्टोलाई सेल्स आर द नर्स सेल्स। नाउ चलो सर्टोलाई सेल के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। सर्टोलाई, SERTOLI, सर्टोलाई सेल्स, इनको बोलते हैं एक और नाम नर्व सेल, इनका एक और नाम है, यानी इनको जनरली बोलते हैं दे आर सपोर्टिंग सस्टेंटिकुलर
सस्टेंटिकुलर सेल्स। अब ये नाम तो ज्यादा ताजुब वाले नहीं है, नर्व सेल और ये, पर सर्टोले क्यों नाम पड़ गया? सर्टोले असल में साइंटिस्ट का नाम था। ये एक इटालियन हिस्टोलॉजिस्ट था जिसका नाम सर्टोले था, तो उसे डिस्कवर किया था, इसलिए सर्टोले सेल्स का नाम पड़ गया। इसका काम होता है, जैसा मैंने पहले भी कहा, नर्स करना जो न्यूली फॉर्मिंग न्यूली डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं, और उनको फॉर एग्जाम्पल नरिश करना, और यहां पर इसका यही काम है, ठीक है। मगर जो जर्मिनल एपिथेलियम की प्राइमरी जर्म सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? दे फॉर्म द स्पर्म्स। तो पहली सेल और ये दूसरी टाइप ऑफ सेल, राइट। इसी तरह से दिस seminiferous tubule will be having the same arrangement and this will again be having the same arrangement. पर अब हमें देखना है between the seminiferous tubules इस testicular lobule में और क्या है? There is connective tissue. There is connective tissue. और इस connective tissue में there will be the bundles of cells. यहां पर भी सेल्स हैं, यहां पर क्या है? सेल्स हैं। अच्छा, व्हाट आर दीज सेल्स? ये कौन सी सेल्स हैं? ये किस में काम आती हैं? ये स्पर्म्स बनाने में काम नहीं आती, ये वाली सेल जो कनेक्टिव टिश्यू में मैंने बनाई। फिर इनका काम क्या और इनका नाम क्या है? देखिए, सबसे पहले इस कनेक्टिव टिश्यू में जो एम्बेडेड सेल्स हैं, इनमें से एक सेल टाइप है लीडिंग सेल्स। इनमें से एक सेल टाइप है लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स आर द एंडोक्राइन सेल्स, दे आर ऑल्सो द एंडोक्राइन सेल्स। और ये क्या करेंगी? दे विल सिक्रीट अ हार्मोन, राइट, टेस्टोस्टेरोन। तो जो आपने टेस्टिस में सुना है, टेस्टिस डेवलप द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और दे सिक्रीट द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, वो आता है इन लीडिंग सेल से, राइट। लीडिंग सेल भी अगेन नाम क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट। इट वॉज फ्रेंच एनाटमिस्ट जिसका नाम था फ्रेंज वॉन लीडिंग, और इसी ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया लीडिंग सेल। एंड लीडिंग सेल क्या है? इट्स एंडोक्राइन। क्या करता है? इट सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरोन। क्या करता है? सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। इस सेल को अगर आपको पहचानना हो, इट इज इसेंट्रिक न्यूक्लियस, यानी इसका न्यूक्लियस सेंटर में होता है। इसके पास फैट वैक्यूल्स होते हैं या लिपिड वैक्यूल्स होते हैं, और इसके पास येलो पिगमेंट ग्रैन्यूल्स होते हैं। यही सेल क्या है? लीडिंग सेल। और ये करती क्या है? ये बनाती है टेस्टोस्टेरोन। ओके, नाउ टेस्टोस्टेरोन को एक्टिवेट कौन करता है काम करने के लिए? देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, or it's again called as interstitial cell stimulating hormone. Why is it called as interstitial cell stimulating hormone जो इसको एक्टिवेट करेगा? Because leading cells have another name, interstitial cells. They are also called interstitial cells. तो मैंने कहा leading cells are again called as interstitial cells. तो पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, या बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसके इन्फ्लुएंस में लीडिंग सेल्स क्या बनाते हैं? टेस्टोस्टेरोन, और जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स देते हैं। मगर अब क्वेश्चन है, आर द ओनली लीडिंग सेल्स प्रेजेंट इन दिस कनेक्टिव टिश्यू? नो। बुक लिखती है, अगर आपने बुक को देखा हो तो वो आपको बताएगी देयर आर लीडिंग सेल्स एंड अदर immunologically competent cells. इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स क्या होती हैं? इम्यूनिटी की सेल्स, इम्यून सिस्टम की सेल्स। पर कौन कौन होगी इसमें? उसमें होगा मैक्रोफेज, देयर विल बी टी लिम्फोसाइट्स, क्योंकि ऑब्वियसली स्पर्म्स एंड दिस टेस्टिस को भी चाहिए इम्यूनिटी, दे कैन आल्सो गेट इन्फेक्टेड, सो देयरफॉर उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये इम्यून सिस्टम की सेल्स। बी लिम्फोसाइट्स, there are neutrophils, there are eosinophils. These are the types of immune cells which are present in the connective tissue of this
testicular lobule between the seminiferous tubules in these bundles. Clear? In bundles में जो connective tissue में होता है seminiferous tubules के बीच में in a testicular lobule, तो इन bundles में एक तो leading cells होंगे और क्या होंगे, immunologically competent cells like macrophages, T lymphocytes, B lymphocytes and all. Clear? So therefore we are done with the human male reproductive system first part, that is testes. In our next video we will talk about the scrotum and other parts, right? Till then, stay blessed. Assalamu alaikum.